अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बाहिम्मत में मैं हूं आपका होस्ट अशीर चौधरी। हमेशा की तरह जिस तरह के इस प्रोग्राम में हम आपके लिए बाहिम्मत पर्सनैलिटीज़ को लेके आते हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत करके अपने आप को बड़ी स्ट्रगल करके और अपने आप को कुछ बनाया होता है, हम आपसे उनकी मुलाकात करवाते हैं। तो आज हमारे दौरान एक नहीं बल्कि दो पर्सनैलिटीज़ हैं और एक पर्सनैलिटी से तो आप पहले भी मुलाकात कर चुके हैं और आज उनके साथ एक और पर्सनैलिटी भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। आपकी मुलाकात करवाएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से मेहनत करके तो वो यहाँ तक पहुँचे हैं। और कहा जाता है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो आपसे पहले मुलाकात करवाई थी हमने एक फ़ीमेल की जिनका नाम था हानिया मलिक, और आज वो भी हमारे दरमियान मौजूद हैं और उनके साथ आज उनके हस्बैंड आसिम साहब भी मौजूद हैं। बड़ी स्पेशल रिक्वेस्ट पे हमने उनको बुलाया है, इनवाइट किया है ताकि हम उनसे भी मुलाकात कर सकें और उनसे जान सकें कि आज मिस हानिया मलिक की जो कामयाबी का राज है उनके पीछे किन का हाथ है। तो जी मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। वालेकुम अस्सलाम जी सर। आपका आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू सो मच, आपने हमें दोबारा से बुलाया। मिस पहले आपसे एक सवाल है कि आप बताइएगा कि आपको यहाँ तक पहुँचने में डेफिनेटली आपके पीछे किसी ना किसी का हाथ है। तो बताइएगा कि आप किसका हाथ है जो आपके पीछे है जिसकी वजह से आज इतनी कामयाब खातून है। ऑल क्रेडिट मेरे हस्बैंड को जाता है। मैं आज जो कुछ भी हूँ मैं अपने हस्बैंड की वजह से हूँ। बिकॉज आपने भी जो बात कही वो बिल्कुल ठीक है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो मेरी लाइफ में भी ऐसा है कि मेरी सक्सेस की वजह मेरे हस्बैंड है। अगर वो मेरे साथ ना होते तो शायद आज मैं यहाँ पर ना होती और माउंटेन लवर ना होती और मैं लिमिटेड घर तक रह जाती। तो मेरी सक्सेस की वजह मेरे हस्बैंड है। ऑल क्रेडिट गोज़ टू माय हस्बैंड। आसिम साहब थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया, आपने हमें मौका दिया कि हम आपसे बात कर सकें। मैं जानना चाहता हूं कि आपने अपनी लाइफ का आगाज़ कैसे किया। मैं 92 में मैंने मैट्रिक किया। उसके बाद क्या कहते हैं 1994 के अंदर मैंने FA के एग्ज़ाम दिए। उसके बाद मैं फारिग हो गया। तो उसके बाद मैंने एक जॉब कर ली। तो जॉब की चर्चे की, फिर दिल नहीं माना, फिर छोड़ दी। फिर उसके बाद मैंने दोबारा कहते हैं कुछ अरसे के बाद दोबारा जॉब की। उसके जॉब करता था सिर्फ अपनी इंजॉयमेंट के लिए। घर में यानी कोई मसला नहीं था ऐसा। तो पेरेंट्स को कोई पैसे नहीं देते थे, सिर्फ अय्याशी के सिर्फ लिए जॉब अपनी करते थे। अपनी जेब खर्च के हिसाब से ना अय्याशी के लिए। अय्याशी से कह लें। मुझे एक शौक था पतंगबाजी और क्रिकेट का, और जुनून की हद तक पतंगबाजी का बहुत शौक था और जुनून की हद तक था। और मैंने बहुत ना इंजॉय किया पतंगबाजी को। इनकी वालदा से सुना हुआ है आप कि यकीन पतंगबाजी करेंगे, में हाथ कट जाते थे और हमारा ब्लड निकल रहा है। अक्सर आपके ये इलाका है आज क्या कहते हैं नश्तर कॉलोनी, मैं यहाँ तक इंजॉय करने आया हूँ पतंगबाजी के लिए। हाँ जी, हाँ जी, ये जो है और दरिया के किनारे भी गए। और इसके अलावा मैं दरिया के ऊपर भी जाके हमने इंजॉय किया। कप्स के मुकाबले होते थे, उसमें भी गए। मिंटो पार्क में हमारे उधर होता है यादगार, वहाँ पे भी गए। यानी खूब इंजॉय किया पतंगबाजी, क्योंकि घर पैसे देता नहीं था, सिर्फ अपनी इंजॉयमेंट के लिए करता था। घर वाले भी नहीं कहते थे, पर हाँ अबू वाली साहब बोलते थे कि यार तुम इस काम को ना किया, इतना करा कर, पैसे बचा के रखा कर अपने। अच्छा जी ठीक है जी, उनकी उस टाइम कह लेना कि ठीक है जी। और क्रिकेट का भी बहुत जुनून के हद का शौक था। अच्छा ये भी बताइएगा, मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि जब गवर्नमेंट ने हम अनाउंस किया कि पतंगबाजी पे बैन है, पतंगबाजी पे बैन, इन लोगों ने बैग बंद कर दिए थे। मेरे ऑल पास जिस टाइम यानी हुकूमत की तरफ पाबंदी लगी, उस टाइम मेरे पास तकरीबन 200 काइट्स नई पैक पड़ी हुई थी जो मैंने बनवाई थी स्पेशल, और तकरीबन 12 से 14 चरखियाँ जो मैंने स्पेशल लगवाई थी, वो मैंने फिर सारी ज़ाया की। मुझे बड़ी दुनिया ने मांगा कि मुझे हमें दे दो ये जी। मैं कहा जब हमने खुद ख़त्म की तब किसी को भी नहीं देनी, उसको हमने रिड्यूस कर दी सारी। पॉइंट है कि जब गवर्नमेंट ने रोक दिया फिर आपने उसको बिल्कुल फिनिश कर दिया। अब यहाँ पे मुझे पतंगबाजी भी
किएंगे मैं पतंगबाज में, तो मैंने भी बहुत शौक किया हुआ है। और मिंटो पार्क और दरिया पे जो होते थे ना कप, वो मुझे पता है क्योंकि मेरे कज़न वहाँ पे वो कप लड़ते होते थे। और वहाँ पे जो पतंग आम पतंग नहीं है वो बनवाई जाती है, स्पेशल होती थी, क्योंकि वो पतंग हवा के हिसाब से चलानी होती थी और वो स्पेशल बनवाते थे हम दरिया के पतंगे। ऊपर जो हवा है वो भी टिपिकल बहुत टफ टाइम होता था, बहुत टफ होती थी हवा। अब इस लेवल पे बल्कि हम तो, आपकी बात कर रहा हूँ मैं, हम तो कहते थे कि जितनी तेज़ हवा हो हम उतना एंजॉय करते थे। आप यकीन करेंगे, एक दफ़ा हम छत के ऊपर खड़े हुए, तो जिनसे हमारे यहाँ होता था ना लागतबाजी थी एक बहुत ज़्यादा पतंग मुकाबले का, तो उसने हमें, मैं अपनी छत पे खड़ा हुआ था, दोस्त अपनी छत पे खड़े हुए थे, छोटा भाई मेरा ना उसकी तरफ चला गया, वो दोनों ना पतंग उड़ा के ना शौक कर रहे थे। मैं अपनी छत पे खड़े था, उनका तमाशा देख रहा था। मैं कहा ये देखता हूँ ये क्या करते हैं दोनों। वो उड़ाई यार, वो उन्होंने ना जो हमारे जिनसे मुकाबला था उन्होंने उनको इनकी 6-7 तंगें काट दी। मैं उनको कहा, मैं कहा यार शर्म करो, तुम्हारी कटवाई जा रहे हो उससे। कहता मुझे दोस्त ने तंजिया का अगर तुझे है ना तो खुद आके उड़ा ले। मैं कहा अच्छा चलें। मैं चला गया उसकी तरफ। आप यकीन करेंगे मैंने वो पतंग उड़ाई है और मैंने उनकी 9 काटी एक पतंग से। वो जो उनकी तरफ और लोग आए हुए थे ना, वो लोग जो आए हुए थे उनकी तरफ, उन्होंने उनको कहा शर्म करो, एक बंदा नवा आया है उसने तुम्हारी 9 पतंगे काट दी हैं। आप यकीन करेंगे हम, मैं सिंगल डोर से उड़ा रहा था और वो डबल डोर से उड़ा रहे थे। वेल डन, ग्रेट। और आप यकीन करेंगे मेरी ये उंगलियां जो थी ना इतनी कि छनी छनी हो गई थी कि कट्स इतने लग गए थे कि जब रात को हम उतर के नीचे छत पे से आए, मैं अपने घर गया, मैंने जाके वालदा को कहा ना मुझे नीम गर्म पानी कर दो। तो वालदा ने मेरे हाथ देखे, मुझे झाड़े पड़ी। उन्होंने अब्बू को शिकायत कर दी कि ये देखो इसके हाथ चेक करो पहले। वो मैंने बड़े छुपाने की कोशिश की, मगर वालिद साहब थे, उनको दिखाने पड़ गया मजबूरी मुझे। जब उन्होंने देखा, उन्होंने इतनी कि मुझे यानी वो झाड़े दी। उन्होंने कहा आज तो उन्होंने पतंगबाजी कर ली है, आज के बाद उन्हें पतंगबाजी नहीं करनी, नहीं थे मैं मारूंगा पकड़ के। देख सकते हैं ना अपनी इस हालत में बंदा पराठा खाए तो बड़ा मजा आता है। वो फिर हमने आगे नीम गर्म पानी करके इसमें नमक डाल के टकोर की हाथों की। फिर उसके बाद ऊपर हल्की सी वैसलीन लगा के हाथों को नरम किया और फिर जो है ना रात को सोए, क्योंकि वो शीशा होता है, शीशा होता है ना वो, ताकि हमने कहा नीम गर्म पानी से नमक से वो निकल जाता है, रिड्यूस हो जाता है। आप तो बड़े हाई लेवल पे बहुत एंजॉय किया। निकले हैं। और क्रिकेट की भी इतनी जुनून की हकीकत है, कभी ये नहीं देखा गर्मी है, सर्दी है, बारिश है, और मुखालफतबाजी हमारी इतनी होती थी क्रिकेट के अंदर। हम 4 भाई यानी एक साइड पे होते थे, जिसमें 2 मेरा सगा भाई जो मुझसे बाहर चला गया, मैं और 2 मेरे कज़न, हम 4 एक ग्रुप में होते थे। हमारे मुखालफ और हम, वो बड़े लोगों ने कहा जी अपना भाई हमारे मुखालफ कर दे। मैं कहा भाई मैंने भाई के मुखालफ नहीं खेलनी क्रिकेट, क्योंकि वो माशाल्लाह, मैं बॉलर था, वो एज ए बैट्समैन भी था और बॉलर भी था, और उसकी बहुत फास्ट बॉल थी। क्योंकि हम इन वसीम अकरम वगैरह के साथ नेट पे भी खेले हैं। जी क्या बात है, शबी, ये जितने भी बड़े बड़े क्रिकेटर थे इनके साथ हम नेट पे भी खेलते रहे हैं। लुधियाना जिम खाना में हमने बड़ी देर क्रिकेट खेली है। ये बैड लक थी कि आपके साथ पतंगबाजी करनी है। आप भी यकीन करें, कभी पतंगबाजी हो रही हो ना, हम खड़े होकर देख रहे होते हैं तो बड़ा दिल ललचार होता है, मगर जब कभी करीब से डोर गुजर रही हो ना, हाथ नहीं लगानी कि नहीं यार अब नहीं करना। और ये बड़ी अच्छी बात है कि शॉट एक लिमिट तक बस, मतलब जब देखा ना कि लोगों के बच्चों की गर्दनें कटी हैं, वहीं पे हमने कहा नहीं यार ये जुल्म है, अब किसी के साथ अब नहीं करनी है। हमें सहानियाँ पहाड़ों पे जाती हैं, बड़ा एंजॉय करती हैं, तो कभी आप भी पहाड़ों पे गए, कभी आप? सर मैं ज़्यादातर तो मैदानी इलाकों में रहा हूँ, क्योंकि मेरी जॉब भी जो है फील्ड वाली है, तो मैं ज़्यादातर मैदानी इलाकों में, जिस तरह आप कह लें पंजाब का एरिया हो गया, ये सिंध हो गया, KPK हो गया, और बेसिकली मैं हाँ गया हूँ, थोड़ा सा ट्रैवलिंग की है, वो की है मरी वाली साइड पे, अयूबी वाली साइड पे, यहाँ पे, क्योंकि मैं एक जॉब करता हूँ महकमे में सुई गैस के, तो उसके अंदर हमारी ड्यूटीज़ वगैरह लगती थी, क्योंकि हम मेन लाइन का काम करते हैं। हम मेन लाइन का जो है वो डलती हैं। पहाड़ पे चढ़े? जी ज़रूर, पहाड़ पे चढ़ा। एक दफ़ा तो वाक़या भी ऐसा आ गया कि कहते हैं कि ज़िंदगी मौत वाला साहब हो गया उधर। तो आपसे वाक़या वो सुनते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा कैसा फील करते हैं जब आप पहाड़ों पे जाते हैं?
मज़ा आता है वैसे कि एक तो बंदा इंजॉय करता है कि नेचर से प्यार हो जाता है ना। क्योंकि आप जब हिम्मत से चढ़ते हैं तो आपको पता लगता है कि यार एक मैंने जगह को अचीव करना है। वो हमारी अचीव होती थी कि यार इस चोटी पे ज़रूर जाना है, कुछ भी हो जाए। अब पहाड़ों पे जो बंदा ये सोच लेता ना कि मैंने वहाँ तक पहुँचना है, एक टारगेट बना लेता है कि मैंने वहाँ तक, ये कोई आम सोच नहीं होती है। ये एक डिटर्मिन्ड पर्सन जो है वो ही इस तरह की सोच रख लेता है पहाड़ों पे कि मैंने वो वहाँ तक जाना है और मैंने जाना ही जाना है। और ये तो फिर वो टिपिकल माउंटेनियर जो होते हैं वो इस तरह की सोच रखते हैं। तो फिर आप में भी वो माउंटेनियर वाला जो है अंदर हाँ मौजूद बिल्कुल है। बिल्कुल। तो हिम्मत की कि यार ये, क्योंकि हमारा टारगेट भी था कि हमने इस चोटी पे जाना लाजमी, क्योंकि वहाँ से फिर हमने नीचे की तरफ भी जाना था, डाउन। पहले Track किया आप चढ़ना था और फिर नीचे की तरफ डाउन होना है और फिर सामने वाली चोटी पे जाना है। अच्छा, तो उन्होंने कोई आपको एडवाइस की ये जंगल है कुछ भी ऐसा? हाँ जी, कुछ? उनको पता था कि हम जंगल में से गुजरना है हमने, क्योंकि ऊपर आगे पहाड़ थे, जंगल थे। तो उन्होंने कहा था यार ये एहतियात करनी ज़रूर है कि कोई जानवर आए तो भागना नहीं एकदम। अगर आप भागेंगे ना तो वो नुकसान करेंगे, क्योंकि अगर आप खड़े हो जाएंगे ना तो वो आप पे अटैक नहीं एकदम जल्दी करेगा। फिर जब हम नीचे चढ़ने के बाद जब नीचे की तरफ गए तो वहाँ पे एक चश्मा था। तो मैंने कहा चले यहाँ पे ना एक पानी पी लेता हूँ, प्यास लग रही है। जी जी, ये मैंने आपसे पूछना ही था कि कोई इंटरेस्टिंग वाकया जो है वो हमारे साथ शेयर करें, सामाइन भी जो है वो जानना चाह रहे हैं। तो फिर वो मैं पानी पीने के लिए रुक गया वहाँ पे। मैं कहा चल मैं पानी पीता हूँ। मैंने ऐसे करके पानी आ रहा था, मैंने ऐसे करके हाथ किया आगे की तरफ पानी के लिए। तो मैंने ध्यान पानी की तरफ था, पत्थरों की तरफ नहीं था। वो मैंने एकदम ऐसे करके जब पानी को ऊपर की मुँह की तरफ लाया हूँ तो सामने एक पत्थर के ऊपर सांप बैठा हुआ था। आप यकीन करेंगे मैं पानी वहीं पे छोड़ दिया। मैंने कहा बस, मेरा एक सांस मेरा ऊपर एक नीचे। डर गए थे आप? मैं इतना डर गया था क्योंकि वो बैठा हुआ भी ऐसे फन कर गया था वो अच्छा, छोटा कलर कौन सा सा था? क्योंकि था वो पत्थर कलर का ही, मटियाले से रंग का, मट्टी कलर का, पहाड़ी। कोई भी जानवर या कोई भी खतरनाक चीज ऐसी जगह पे बैठती है जहाँ पे वो नजर ना आए। हाँ, और वो बैठा हुआ भी पानी के पास ही था। इस तरह के जानवर हमेशा नेचर में, पहाड़ों पे, और जानवर कह लें, कीड़े मकोड़े कह रहे हैं, तो इस तरह के जो चीज़ें हैं वो पहाड़ों पे मौजूद होती हैं। तो ये आप सब देखने वालों के लिए भी एक लेसन है कि जब भी पहाड़ों पे जाते हैं, जब भी आप नेचर में जाते हैं तो बड़ी एहतियात से हर कदम जो है वो रखें। मेरे साथ जो थे वो गाइड, उन्होंने मुझे कहा कि क्या हुआ? मैंने कहा यार ये सांप है। तो जब उन्होंने देखा ना कि उन्होंने कहा आप पीछे, बिल्कुल पीछे हट जाएं, आप इसके करीब नहीं जाना, आप बिल्कुल पीछे हो जाएं, ये है ना कोई आपको टच कर दे, डंग ना मार दे। और हम लोगों को साइंस मिलते हैं जी बिल्कुल। हम अगर कहीं माउंटेन में है, रिवर में है, हम कहीं पे भी जा रहे हैं, हम लोगों को साइंस मिलता है, गुड। आपसे आखिरी सवाल, आपकी वाइफ एक बाहिम्मत खातून है और डेफिनेटली आप का हाथ जो है उनके पीछे है जिसकी वजह से वो कामयाब हैं। तो आप कैसा फील करते हैं उनकी इस कामयाबी को देखकर? बहुत अच्छा फील होता है। मैं इनको कहता हूँ कि बस जहाँ पे भी जाएं कोई रिस्क वाला काम ना लेना आपने, बिल्कुल भी कहीं पे भी, क्योंकि अल्लाह ना करे आपकी ज़रा सी बेहतियाती दूसरों के लिए भी परेशानी बन जाए और अपनी जान को भी खतरा हो जाए। अच्छा, ऐसा है कि जब जहाँ पर मैं जा रही होती हूँ नॉर्दर्न एरियाज़ में, बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं वहाँ पर सिग्नल्स नहीं होते हैं, अल्टरनेट नंबर होता है इनके पास, और मेरा बैकअप, इनका बैकअप पे होते हैं ये, इनको पता होता है कि मेरा आज का प्लान ये है, नेक्स्ट डे का मेरा प्लान ये है। और इवन दैट कि जब मैं वापस आ रही होती हूँ ना तो इतने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं ना, बस उनको टाइम नोट कर रहे होते हैं कि मॉर्निंग डिपार्चर कितने बजे है, आप कितने बजे निकलोगे, अगर ट्रैफिक स्टक हो गया, ट्रैफिक स्टक क्यों हो गई है, अभी तक टाइम देखा तुमने, अच्छा बस ठीक है, मेरी तरफ से दोबारा अलाउ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा शाउट कर रहे होते हैं, गुस्सा आ रहे होते हैं। जी जी, इसकी वजह है कि नॉर्दर्न एरिया में ख़तरा हर वक्त मौजूद होता है। रोड पे भी ख़तरा, अगर किसी इवेंट पे जाते हैं, किसी जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे भी हर किस्म के हर जगह उसकी अपनी नेचर का जो है वो ख़तरा हो सकता है। तो ये एक केयर है, ये एक जो है फ़िक्र है जिसकी वजह से हर चीज़ पे का वो ध्यान रखते हैं। यहाँ पे मैं अपनी वाइफ की बात करना चाहूँगा कि जब हम लास्ट भी एक्सपीडिशन पे थे खुसरगंज की, तो वो बार बार मुझे कॉल करके कह रही थी कि पैसों को नहीं देखना, अगर कहीं पे भी ख़तरा नजर आए तो पीछे आ जाना है। तो इस खुसरगंज पे अगर मैं 5000 मीटर से इतने टॉप के नज़दीक से वापस आ गया हूँ तो उसकी वजह सिर्फ यही है कि मतलब मैं ये कहूँ कि अगर मेरी वाइफ मेरी और मेरे बेटे की बैकबोन है तो ये गलत ना होगा। तो ये है कि जहाँ भी ख़तरा नज़र आए, रिस्क बंदा लेता है, रिस्क लेने भी पड़ते हैं, लेने चाहिए भी, लेकिन एक लिमिट तक के बंदा रिस्क ले, उस लिमिट तक ले कि जहाँ पे जान का ख़तरा ना हो।
क्योंकि मेरे साथ भी एक वाक़या हो चुका है नॉर्दर्न एरिया में। मैं मरी से हम आ रहे थे वापस, कोई मगरिब का टाइम हो गया था। मैंने अपने ड्राइवर को कहा, मैं कि यार गाड़ी ना स्लो रखना है, क्योंकि पहाड़ी की ना कटाने बहुत ज़्यादा हैं, तो आपने जो है ना स्लो में चलाना है। वो ड्राइवर जो था बेसिकली आम रोडों का था, पहाड़ी एरिया का नहीं था वो उसने फिर वही हरकत की जो आम रोड के ऊपर करता है, उसने स्पीड पकड़ ली। मैंने उसको कहा कि तुम पहाड़ के साथ रख के कटाई करो, ऊपर से नहीं कटाई करनी बिल्कुल भी। तो मगरिब का टाइम हो रहा था, सर्दियों के दिन थे, मगर उसने वही की कि स्पीड के अंदर ही वहाँ से कटाई की और ऊपर रख के कटाई की, पहाड़ के साथ नहीं की, उसने ऊपर से रख के कटाई की। सामने से एकदम वैगन आई और वो आके हमारे साथ एक्सीडेंट हुआ, और वो ऐसा डेंजरस एक्सीडेंट हुआ, आप यकीन करें कि हमने कहा लो जी बंदा मर गया, क्योंकि वो गाड़ी जो थी ना उसकी प्रेस हो गई, और वो प्रेस होने के बाद ये अल्लाह ने करना किया कि वो जो गाड़ी बैग लगने के बाद बैग पीछे गई ना, पीछे एक पत्थर था, अगर वो पत्थर से ना रुकती तो खाई में थी, वो खाई में थी। वो लोग ना वहाँ पे इकट्ठे हो गए, वो लोगों ने ना हमें भी पकड़ लिया। अब वो जो गाड़ी को तोड़ के उसको बंदे को बाहर निकाला, वो स्टीयरिंग जो था ना उसके पेट के अंदर चला गया ओह माय गॉड गाड़ी का, और वो जो लाते थी वो उसकी उसमें फंस गई। अब वो क्या, मैं मर गया। हमने कहा या अल्लाह ये तो बड़ा काम गलत हो। अब मेरा एक रंग आ एक जाए, मैं कहा अगर इसको कुछ हो गया तो इन लोगों ने हमें मार देना। उन्होंने पहले कहा था कि अगर साढ़े बंदे ने कुछ हुआ हम तो बंदा मारेंगे। मैंने ड्राइवर को कहा, मैं कहा तेरी इतनी सी गलती ने देख हमें नए मुसीबत में खड़ा कर अच्छा, ये मैं यहाँ पर की बात करके हूँ, ये एक लेसन है सब ड्राइवर्स के लिए। अगर जहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि प्लीज़ आप ऐसा ना करें, हम लोग जिस तरह आपको ओवरटेक ना करें। बहुत सारे ड्राइवर ऐसे होते हैं दो गाड़ियों के चलने के साथ साथ कहते हैं नहीं हमने आगे जाना है, हमने आगे जाना है, जल्दबाजी करते हैं। तो काइंडली इस इंटरव्यू में एक मेरा लेसन ड्राइवर्स के लिए है, क्योंकि हम लोग ट्रैवल्स कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो हम लोगों को सामने वाली गाड़ियों का पता चल रहा होता है कौन सी गाड़ी कैसे आ रही है। तो काइंडली ड्राइवर हजरात थोड़ा सा हौसला रखा अपनी जान जो आपके साथ बैठी हुई जाने हैं उनका भी ख्याल करें, क्योंकि देखें आप अल्लाह ना करे कुछ होगा तो जारी बात है उनको भी साथ है, और उनके साथ भी जितने भी पीछे फैमिलीज वाले हैं वो भी टेंशन में। एक ड्राइवर की वजह से एक फैमिली ने बहुत बेशुमार फैमिलियों को डिस्टर्ब। टिपिकल सवाल और हम उनका हमारा सवाल और उनका जवाब होता है, हम लोगों के जो ये रोड है ना नब्बे तुले, आप लोग तो बैठे हुए ऐसे डर रहे हो, हम लोगों को पता है हमने कैसे चलाना है। ठीक है कि वो रोज के चलने वाले होती है, मगर देखे ना कि बुरा वक्त आते हुए पता नहीं लगता। और मैं जाते जाते कहना चाहूँगी मेरे हस्बैंड बहुत नाइस पर्सन है, अगर ये ना होते तो मैं कुछ भी ना होती। और मैं आप यकीन करेंगे ये जाती हैं, मैं पीछे दुआ करता रहता हूँ या अल्लाह सब जो गए हैं साथ सब तो खैरियत के अपने घरों को जाएं वापस। देखें हर सबकी जिम्मेदारी है, सबकी मैं इसलिए बार बार पूछ रहा था कि कहाँ पहुँचे, कितना टाइम है। मैं ये बताती है मैं इतनी जगह, मैं कहा इतने टाइम में पहुँचोगे आप फलानी जगह पे, इतने टाइम पे आप फलानी जगह पहुँचोगे। इतनी इनको मतलब रोज का मैंने पता है, जबकि मैं भी ट्रैवलिंग करता हूँ, मगर मैं अपने हिसाब से टाइमिंग बताता जाता हूँ कि अब तुम इतनी देर में यहाँ पहुँचोगे, इतनी देर में यहाँ पहुँचोगे। मेरी हिम्मत कभी भी टूटने नहीं देते, ये मेरी हिम्मत कभी भी टूटने नहीं देते हैं। और कहीं पे मुझे लगता है ना कि मैं प्रॉब्लम में हूँ तो मुझे मोटिवेट करते हैं, मुझे हौसला देते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप इतनी मेहनत कर रही हो, एग्जैक्टली एक ना एक दिन सभी कुछ ठीक हो जाएगा। स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम थी बट मेरी लाइफ से सब प्रॉब्लम निकल गई और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच सर। जी, ये थे आज़म साहब और उनकी अहलिया मिस हानिया मलिक, जो कि एडवेंचर टूर क्लब की CEO हैं, और यूट्यूब पे भी उनका चैनल है जिसका नाम है एक्सप्लोर विद हानिया। डिस्क्रिप्शन में आपको इनका लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा, आप ज़रूर उनके चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। और वो व्लॉगर हैं और मतलब CEO हैं, ट्रैवलर हैं, और यूट्यूब पे वो किचन के प्रोग्राम भी आपको ज़रूर मिल जाएंगे आपको। तो आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर हम इसी तरह से किसी जो है बड़ी बाहिम्मत पर्सनैलिटी को लेकर आपके सामने आएंगे और सफ़र दिखाएंगे कि वो उन्होंने किस तरह से ये सफ़र किया। तो जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आपको प्रोग्राम पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि लोग जो हैं जो कि हिम्मत हार जाते हैं वो भी इस प्रोग्राम को देखें कि लोग कितनी मेहनत करते हैं और फिर मुकाम पे पहुँचते हैं। और हमेशा बहुत सारे लोग जो हैं वो नाकामियों का शिकार होते हैं, डेफिनेटली होते हैं। मतलब यह है कि एकदम से कामयाबी नहीं मिल जाती है, तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए।
तो आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।